अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिल्म बीनी के साथ रज़ा ज़ैदी, उमर सईद और अजमल का सलाम कबूल कीजिए क्योंकि आज हमारा पहला एपिसोड है और ये फिल्म बीनी जैसे उसका नाम है उससे अंदाज़ा होता है कि फिल्म देखना है, बीनी से मुराद देखना है। तो हम आज ये एस्टेब्लिश करेंगे इस पहले एपिसोड में कि फिल्म को देखा कैसे जाता है, इसके कितने ज़ाविये हैं, कितने एंगल्स हैं और इसमें मुख्तलिफ इसके पैराए हैं। अजमल साहब, इनकी एक बहुत बड़ी गिरफ्त है तारीख के हवाले से, फिल्मी तारीख के हवाले से, फिल्म के फिलोसॉफिकल और उसकी मुख्तलिफ एंगल्स के हवाले से, लेयर्स के हवाले से। और इसी तरह हमारे उमर सईद, जिनका जो खुद एक प्रैक्टिसिंग फिल्म मेकर भी हैं और साथ साथ वो पूरी दुनिया का एक्सपोजर रखते हैं, वो भी हमें तकनीकी हवाले से भी फिल्म को देखने का अंदाज बताएंगे। तो पहले मैं अजमल आपकी तरफ आऊंगा कि बताइएगा कि फिल्म को कैसे देखा जाता है और हमारे नाजरीन, हमारे साउथ एशिया के लोग कैसे फिल्म को देखते हैं और दुनिया भर में फिल्म को देखने का क्या अंदाज है। अच्छा, ऐसा है कि दुनिया में जो मुख्तलिफ खिते हैं वहाँ पे फिल्म जो है वो डिफरेंट तरीके से उसने इवॉल्व किया है, प्रोग्रेस हुई है। जिस तरह हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हॉलीवुड ने इन्फ्लुएंस किया है सारी दुनिया को, वहाँ पे डिफरेंट जॉनरास बना दिए गए, ठीक है, उन्होंने डेवलप कर लिए। और जिस जिस तरह म्यूजिकल है, एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है और इस तरह से। लेकिन इसके मुकाबले में अब जिस तरह इंडिया में आप देखें तो उनकी फिल्म जो होती है वो चाहे एक्शन हो, ड्रामा हो, रोमांस हो या कॉमेडी हो, वो म्यूजिकल ज़रूर होती है, उसके अंदर 5-6 गाने ज़रूर होते हैं, ठीक है। सो ये एक यहाँ की एक यूनिक बात है यहाँ के सिनेमा की, जिसमें पाकिस्तान का सिनेमा भी शामिल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर हमने भी इंडिया से इवॉल्व किया, उसी को देख के कॉपी किया शुरू में। और फिल्म मेकिंग का जो स्टाइल है हमारा, वो इंडिया से काफ़ी मिलता जुलता रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फिल्म है वो इस तरह से डेवलप हुई। ये तो हो गई हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो हमने यहाँ पे इंडिया में ख़ास तौर पे पैरेलल सिनेमा और आर्ट मूवीज़ की एक मूवमेंट चली। एक उन्होंने बीच में जिद्दत पेश की। और वो आर्ट मूवीज़ क्या थी कि वो कमर्शियल सिनेमा से हट के एंटरटेनमेंट की जो परस्यूट है उससे हट के किसी सोशल इशू को हाईलाइट करना, किसी पॉलिटिकल इशू को हाईलाइट करना, और उसको बिल्कुल फोकस होके, सीरियस होके उस पर बात करना। तो इन फिल्मों में गाने वाने आमतौर पे नहीं होते थे, बड़ी सीरियस किस्म की फिल्में होती थी। और तीसरी जो टाइप यहाँ पे आपको मिलती है वो इन दोनों का मिक्सचर है, मेन स्ट्रीम सिनेमा और आर्ट सिनेमा का, जिसे मिडल ऑफ द रोड सिनेमा कहते हैं। कि उसमें होता है कोई टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा कमर्शियल वे में थोड़े से गाने वाने डाल के या थोड़ी सी कॉमेडी डाल के या थोड़ा सा रोमांस डाल के पेश कर दिया जाता है। वही जिस तरह हमने बात की थी कि जैसे वो लड्डू के अंदर दवाई रख के बच्चे को खिलाने वाली बात जो होती है, तो शुगर कोटिंग के साथ। तो इस तरह की मिसालें अगर आप रिसेंट उसमें देखें तो ये जैसे टॉयलेट प्रेम कथा या पैडमैन, ये वो इश्यूज हैं जो इंडिया को फेस हैं इस वक्त, और वो उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। लेकिन वो मेन स्ट्रीम से कोई स्टार ले लेते हैं जिसमें अक्षय कुमार है या और इस तरह के, और बीच में कोई गाने वाने डाल देते हैं या उसको थोड़ा सा लाइट मूड में बात को पेश कर देते हैं। तो ये 3 हमारे यहाँ पे स्ट्रीम्स आपको फिल्मों की मिलती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि उमर सईद की तरफ जाया जाए। उमर, आपने ये एक्सपीरियंस किया कि यूरोपियन लोगों के साथ भी फिल्म बैठ के देखी और अमेरिकन के साथ, यानी कि हम हॉलीवुड की बात करें, तो क्या आपने फ़र्क महसूस किया कि यहाँ के सिनेमा को देखने का अंदाज, यहाँ के लोगों का और वहाँ के लोगों का सिनेमा को देखने का अंदाज क्या आपको मुख्तलिफ लगा? और उस पैराए में भी और अपने और मजीद कोई आपके ज़हन में जो भी एंगल है वो आप ज़रा हमसे शेयर कीजिए। अच्छा, ज़दी साहब, मेरा जहाँ तक मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, जितना मैंने बाहर अपनी फ़िल्म के साथ ट्रैवल किया, तो मेरा तो जितना भी मौका मुझे मिला, मुझे मोस्टली फ़िल्म मेकर्स के साथ बैठ के उनके साथ फ़िल्म देखने का मौका मिला। और उनकी भी मोर और लेस चॉइस वही होती है जो कि हमारे यहाँ पे जो फ़िल्म मेकर होते हैं वो मोस्टली टाइप का सिनेमा देखते हैं। लेकिन अगर हम जनरल ऑडियंस की बात करें, हम अमेरिकन ऑडियंस की बात करें, हम कोरियन ऑडियंस की बात करें, हम फ्रेंच ऑडियंस की बात करें, इटालियन की बात करें, या पाकिस्तानी इंडिया की बात करें, जो हमारी जनरल ऑडियंस है, मोर और लेस जो जिस तरह से ये जो कमर्शियल सिनेमा बनता है, जो मोस्टली कमर्शियल सिनेमा जो कि तकरीबन हॉलीवुड में वो थोड़ी सी उसकी शक्ल एवेंजर्स टाइप की है,
या फिक्शनल टाइप मूवीज की है, और इंडिया में वो आपको प्रॉब्ली शाहरुख खान, सलमान खान टाइप की फिल्म्स में नजर आ जाती है, जिसमें हीरोइज्म का आपका एक हीरो होना बड़ा जरूरी है, साथ एक विलन होना बहुत जरूरी है उस फिल्म में, और उनका आपस में उनकी आपस में एक टसल चली जा रही है और वो सारा। तो यही इसी तरह का हमें सेम पैटर्न मिलता है हॉलीवुड की फिल्म्स में, और यही सेम पैटर्न हमें फ्रेंच मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी मिलेगा और इटालियन में भी मिलेगा। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है? फर्क मेरा हाल है वहां पे आता है जब के जो मोस्टली फ्रेंच है या इटालियन है, उनके साथ वहां पे अगर कमर्शियल सिनेमा बन रहा है तो साथ ही साथ उनके साथ कोई पैरेलल सिनेमाज भी क्रिएट हुए हैं, जो कि कभी कहीं उसका नाम पैरेलल सिनेमा, ईरान में वहां पे उसको पैरेलल सिनेमा बोलते हैं। तो ईरान में पैरेलल सिनेमा नहीं बोलते हैं, आई गेस इंडिया में पैरेलल सिनेमा बोलते हैं, ईरान में उसको ईरानियन न्यू वेव के तौर पे ले लिया उन्होंने। इस तरह से चाइना में सेकंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन आई फिल्म मेकर की, फोर्थ जनरेशन आई, अब सिक्स जनरेशन है वहां पे जो कि फिल्म्स बना रही है, और वो सारे वो काम करते हैं जो कि प्रॉब्ली आर्ट हाउस हो या मिडल, मतलब जो सर अजमल ने कहा मिडल ऑफ द रोड है। सो मेरा ख्याल है कि ऑडियंस जो जनरल ऑडियंस है हमारी, जो कि एक मैसेज ऑडियंस के, वो तकरीबन दुनिया में एक जैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे उनकी फिल्म्स की थोड़ी शेप चेंज होती है, किसी में गाने हैं किसी में गाने नहीं है, लेकिन वहां पे एवेंजर्स है और वहां पे उन्होंने अमेरिका को बचाना है, पूरी दुनिया को बचाना है, यहाँ पे एक हमारा विलन है, हीरो है जिसने एक गाँव को बचाना है। तो मोर और लेस वो सेम चीज। जी अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी बात इसमें ऐड करनी है, जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस सिनेमा को देखने का रहा लोगों के साथ बैठकर। तो मुझे लगता है कि जो हमारे साउथ एशिया के लोग हैं वो सिनेमा को, नो डाउट सिनेमा एक एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट होनी भी चाहिए एक हम, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो महजूज होना ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि उसमें गाने और जो उनका जो प्लॉट की जो एक, और जहां तक ताल्लुक है कि सिनेमा एक एज एन आर्ट फॉर्म है और उसकी अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो आप इनडायरेक्टली सिम्बियोटिक्स में बात करते हैं। यहाँ की ऑडियंस उतनी जोर शायद नहीं डालना चाहती, वो चाहती है कि सीधी सादी सी, जो मेरा उन्होंने क्लैपिंग कर दी, हंस दिए, खेल दिए, गाना आ गया, महसूस हो गए, डांस फिर उनका देख लिया। क्या तो क्या आप अजमल, लगता नहीं कि कुछ यहाँ का जो ऑडियंस है वो इतना शायद उसकी वजह शायद लिटरेसी रेट भी हो? मुझे लगता है कि यहाँ की जो ऑडियंस है जो फिल्म देखती है, क्या ये मेरा सवाल है कि यहाँ म्यूजिकल और खासकर इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा इस पर असर है, ना कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा मैटर हो? ये तो आपने फैक्ट बता दिया कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादा ये इस तरह की देखते हैं, एंटरटेनमेंट फिल्में देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्यों देखना पसंद करते हैं वो थोड़ी सी लंबी बात है। कि एक तो हमारे यहाँ पे जिस तरह आपने कहा है कि ग्रेजुअली, एकदम से ये नहीं हुआ, ग्रेजुअली ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए है। ये जनरली एक बात ये समझी आती है। ऑल्दो जो आपके एकेडमिक और स्कॉलरली जो सर्कल्स हैं वहाँ पे ये डिबेटेबल बात है। लोग कहते हैं कि फिल्म इज एन आर्ट फॉर्म, और दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, फिल्म इज अ बिजनेस। तो अगर बिजनेस है तो फिर उसमें एंटरटेन करना है और लोगों से पैसे कमाने हैं। तो वो उस हवाले से तो वो धड़ाधड़, आपको पता है कि वो मसाला फिल्में, फार्मूला फिल्में बनाई जाते हैं इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और ऑडियंस पसंद भी करती है, नो डाउट। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा सोचने समझने पे और दिमाग पे जोर देने पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि बस हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, 5-6 गाने चाहिए, आइटम सॉन्ग होना चाहिए, हीरो होना चाहिए जो बिल्कुल टशन किस्म का हो, और ताकि सिंपल सिंपल चीज़ें हों और हमें हम उससे महजूज होकर घर जा सकें। इसीलिए आप देखें कि जो फिल्मों के, जिस तरह अभी सर उमर बात कर रहे थे, बिल्कुल क्लियर कट हीरो होता है, क्लियर कट विलन होता है, और स्टोरी भी सिंपल इजी टू फॉलो होती है। कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं होती, कोई उसमें डाउट नहीं होता, कोई उसमें ग्रे एरियाज नहीं होते। जबकि ये जो आर्ट फिल्मों की हम बात कर रहे थे, जो कि ज़रा कम तादाद में बनती है लेकिन बनती हैं यहाँ पे, उसमें एम्बिग्विटी भी होती है। उसमें आप हीरो हीरोइन इस तरह से डिफाइन भी नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा एक ही कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और उनकी बाज़ दफ़ा स्टोरी इट इज़ हार्ड टू फॉलो, ओपन एंडिंग भी होती है उनके अंदर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आम आदमी को ज़रा कंफ्यूज करती हैं। जो आम आदमी, जो हमारा आम देखने वाला है ना, वो पसंद करता है कि मुझे सीधा सीधा बताया जाए कि भाई ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पे म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। म्यूजिक, ये जो म्यूजिकल नंबर्स हैं, इनको फिल्म के साथ जोड़ के बड़ा पसंद किया जाता है। बहुत सारे पुराने जो फिल्मी गाने हैं वो बड़े लोगों के मनपसंद हैं, उसको सुनते हैं।
तो इसलिए वो भी एक जो चीज है वो हमारे साथ साथ तो चलती है। क्या मेरा मेरा सवाल यहाँ बनता है कि क्या मुझे तो ऐसा लगा कि फिल्म के अपनी साथ साथ एक म्यूजिक की इंडस्ट्री बनी, फिल्म के साथ साथ म्यूजिक इंडस्ट्री, यानी कि जो आज तक जो गाने हैं वो उसकी एक अलग नीश है, यानी कि गानों की जी अब ये किशोर कुमार के सैड सॉन्ग की पूरी लिस्ट है, ये लता मंगेशकर के रोमांटिक सॉन्ग की लिस्ट है, या ये नहीं कि अलग ही इंडस्ट्री बन गई, यानी कि उससे पैरेलल साथ उसके साथ अगर हमने गो के इसके पीछे एक बड़ी बहस है, एक पूरा साउथ एशिया की एक बड़ी, पाकिस्तान तो अब बना है 70 साल हुए, बड़ी पुरानी एक मजहबी और कल्चरली एक रूट्स हैं इस गानों की और म्यूजिक के इस खत्ते के साथ, जो कि बाद में आने वाले मुसलमानों ने भी उसको कैरी किया और कवाली और किसी और सूरत में। तो मुझे लगता है कि वो जो इंडस्ट्री थी उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट म्यूजिक के साथ भी बहुत बड़ा था, क्योंकि अभी तो नहीं, पहले कैसेट्स जो थी वो बकायदा तौर पे लॉन्च की जाती थी, म्यूजिकल इंडस्ट्री पूरी बिजनेस था कि इतनी फिल्म अपनी जगह देखी गई, कैसेट अपनी जगह देखी, और 6-6 गाने 7-7 गाने ताकि उस कैसेट को पुर किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसकी जो म्यूजिक की जो रिलीज होती है वो पहले हो जाती है, और अगर म्यूजिक जो है वो हिट हो जाए, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो ज़ाहिर खरीद के और फिर मार्केट में रिकॉर्ड्स या टेप्स, जिस तरह आप ऑडियो टेप्स की बात कर रहे थे, ऑडियो कैसेट्स रिलीज कर दें और वो हिट हो जाए तो फिल्म ऑटोमेटिकली हिट समझी जाती है। तो उसका बिजनेस कमर्शियल हुआ कि उमर लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा पहलू, क्योंकि आपका ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूशन से, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से इंटरनेशनली, तो आप बताइएगा कितना बड़ा पहलू है, जो कि मुझे लगता है कि अब आके क्या वो चीज रह गई है उसमें इतनी वेटेज म्यूजिक में, या अभी भी उतना ही है, या उसके वेज चेंज हो गए मार्केटिंग के? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पहले से इसमें आऊंगा, जो आप बात पहले कर रहे थे। इन माय ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली एक टर्म जो हम बहुत यूज करते हैं, फिल्म मेकर्स बहुत यूज करते हैं या फिल्म पढ़ाने वाले बहुत यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फार्मूला फिल्म। तो फार्मूला फिल्म मेरा ख्याल है बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि उसमें एक फार्मूला आप एप्लीकेबल कर देते, एप्लीकेशन कर देते हो एक फार्मूला की, और वो फार्मूला ये है कि उसमें हमने, वो हर रीजन में डिफरेंट है। अमेरिका में वो थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला वर्क करता है, इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला वर्क करता है। इंडिया में अगर आप कभी किसी बंदे से जाके मिलें जो कि टिपिकल फिल्म्स बनाता है, तो वो आपको हमेशा से जाके बताएगा कि 27 नंबर पे प्लॉट पॉइंट 1 होना चाहिए और 87 नंबर पे प्लॉट पॉइंट 2 आना चाहिए। आपकी फिल्म में 8 सीक्वेंस होते हैं, आपके फिल्म के स्क्रीन प्ले में 8 सीक्वेंस होते हैं, हर एक सीक्वेंस का बिगनिंग मिडिल एंड होता है, आपने इनको सिर्फ जोड़ना है, जब आप जोड़ेंगे तो आपकी फिल्म बन जाएगी। ये एक सर्टन कमर्शियल एक फॉर्मूला बन चुका है, और उसके अंदर आपने हर एक 2 सीक्वेंस के बाद एक गाना फेंक देना है, या हर एक सीक्वेंस के बाद गाना फेंक देना है। आपने 10 गाने फेंकते हैं, 10 गानों में से अगर 2 भी हिट हो गए तो आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट है और आप बस अन्य कमाई करेंगे। मेरा हाल है कि इस सारे एस्पेक्ट में पैसे का रोल बड़ा ज्यादा है। जाहिर है जब आप आर्ट फिल्म की बात करते हैं तो आप सर्टन नीश के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत बहुत पढ़े लिखे बंदों को भी देखा है जो कि सिनेमा में जाते हैं और वो कोई आर्ट फिल्म देखने गए हैं, और जब वो बाहर निकलेंगे तो वो कहेंगे यार सारा दिन ही खराब हो गया आज तक पूरा। मतलब उनका वो भी थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव, वो भी कभी चाहते हैं कि वो पूरा दिन की अगर उनकी लाइफ है तो वो एंड में जब जाएं तो उनको भी हंसी मजाक मिले। तो आप, और जाहिर है लोग, मैंने शायद देखा कि अभी तक लोग तैयार नहीं है कि वो सिर्फ सिनेमा में जाएं तो अपना दिमाग भर के आए, बजाय इसके को दिमाग खाली करके। तो हमारे यहाँ पे कोशिश होती है कि वो अपना दिमाग खाली करके सिनेमा से क्या उमर, क्या इसका एक और बड़ी वजह ये तो नहीं कि यहाँ के माशी हालात जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, क्योंकि माशी तौर पे और ये माशरा जो है वो यूरोप की तरह नहीं है, पर अगर हम पर कैपिटल इनकम की हिसाब लगाएं तो तब भी हम बहुत गुर्बत में हैं। तो उनके पास अगर वो इतनी टेंशन उनके पास मईशत की दौड़ में ही है और नौकरी हासिल और रिस्क हासिल करने में, एंड में अगर वो थोड़ी बहुत अपने एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो सिनेमा ही उनके लिए बचता है कि वो जाए और उससे महसूस हो जाए। क्या ये भी वजह है? बिल्कुल सर, ये भी वजह है, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन मोर और लेस पूरी दुनिया में यही मुझे लगता है। मुझे इसमें कोई इतना फर्क नहीं लगता है। मतलब आप अमेरिका में भी देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो कि वो कमर्शियली फिल्म्स बनाते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि अपनी ऑडियंस को महसूस कर सकें। इसीलिए आप कभी भी अपनी किसी भी फिल्म को एवेंजर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। उसका बजट भी बहुत बड़ा है, उसकी अर्निंग भी बहुत बड़ी है। हालांकि अगर आप एवेंजर टाइप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको वो फिल्म अच्छी ना लगे। तो मेरा ख्याल है कि जो जनरल ऑडियंस है वो पूरी दुनिया में, बिकॉज
बिकॉज ऑफ मौशी कंडीशन, डेफिनेटली मौशी कंडीशन भी यही है। और पूरी दुनिया में कहीं जिस तरह से एक फर्ज करें इंडिया में रहने वाला बंदा या पाकिस्तान में रहने वाला बंदा, अगर वो कोई भी वो कमाता है 500 रुपया कमाता है और 500 के बाद उसने 100 रुपए की जाके फिल्म देख लेनी है, तो अमेरिका में सीन ये है कि एक बंदे ने $25 कमाया, उसने $5 की फिल्म देख लेनी है। तो बात ये है कि वो कहीं ना कहीं जाके गेम फिर वहीं की वहीं आ जाती है। और वो हर बंदे की कोशिश होती है कि जब सिनेमा में जाए, जब वहां से निकले तो वो अपना जहन खाली करके निकले, बजाय इसके कि वो जहन भर के निकले। तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है पूरी दुनिया में। अच्छा, वैसे हम आने वाले वक्तों में बहुत सारे मैं चाहूंगा कि बहुत सारी परतें हैं जो कि खुद एक टॉपिक रखती हैं, अपना एक पूरा पूरा हम टॉपिक उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन मैं अजमल से बात करना चाहूंगा इस लिहाज से कि हमारे, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो बिल्कुल हमारे नेबरहुड में ईरानियन सिनेमा है, बहुत जी दूर नहीं है। ईरान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ की सियासत पे रहा, बहुत बड़े मुगल एम्परर्स भी रहे, यहाँ की उसकी लैंग्वेज भी फारसी रही और सब कुछ है। लेकिन जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं तो क्या उनकी ऑडियंस, यानी कि जो फिल्म बीनी वहां है, वो इतनी गहराई में है? जब उनकी फिल्में देखने से अंदाजा होता है कि वहाँ के फिल्म मेकर्स जो हैं वो जिस किस्म की फिल्में बना रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ फिल्में हैं एज कम्पेयर जी टू इंडियन सिनेमा। खैर हम जी पूरा ईरानी सिनेमा कभी जिक्र करेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन हम फिल्म बीनी के हवाले से, हम उनकी आवाम के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो आवाम जो है वो उनको सराहती है तो वो बनाए चले जा रहे हैं। और हमें एक यके बाद दीगर डायरेक्टर्स मिलते हैं जो दुनिया के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और वो उनको ऐसा स्टफ दे रहे हैं जो कि वो कमर्शियल सिनेमा नहीं है, वो बाकायदा एक दास्तान गोई है फिल्म में, और उसके अंदर बहुत सारी आर्ट के जो रमूज हैं और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं। क्यों अजमल, आप क्या इस बार उनकी ऑडियंस के बारे में, उनकी फिल्म बीनी के बारे में आप क्या कहते हैं? आप समझते हैं कि हम, हमारा जाना तो नहीं हुआ, लेकिन हमें उनकी फिल्में देख के अंदाजा होता है कि वो उनको सराहने वाले हैं, वो बना रहे हैं? उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो आप ऑडियंस की बात कर रहे थे कि वहाँ बीनी किस तरह से होती है और उनकी ऑडियंस किस तरह की है। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 1970s तक वहाँ पे फिल्में जो हैं वो इस तरह की कमर्शियल फिल्में भी बनती थी और ये थोड़ी सी आप ये कह लेंगे सब्जेक्ट बेस्ड फिल्में भी, और इस तरह की फिल्में जिसे हम आर्ट फिल्में कहते हैं वो भी बनती थी। ईरानियन न्यू वेव जैसे सर उमर ने अभी बात की थी। तो लेकिन 70s के बाद जब वहाँ पे सो कॉल्ड वो इस्लामिक रेवोल्यूशन आई खुमैनी की, तो वहाँ पे बकायदा उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आपने किसी किस्म का कोई फालतू एलिमेंट फिल्म के अंदर नहीं डालना, कि मसलन वायलेंस नहीं डालना, उसमें कोई डांस, कोई उसमें रोमांस, कोई इस तरह की कोई क्या कहते हैं कोई वल्गर सीन, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। जो भी बात करनी है वो अपने कल्चर से रिलेटेड करनी है। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर औरतों की डिपिक्शन नहीं करनी है, आपने कम से कम औरतें दिखानी है, बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरह की बहुत सारी पाबंदियां उनके ऊपर लगा दी गई, जिनके अंदर रहते हुए उन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी। तो जब स्टेट की तरफ से ये पॉलिसी डिसाइड हो जाए तो फिर जो फिल्म बनाने वाला है एक तो उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं रहती, और जो देखने वाले हैं वो फिर ग्रेजुअली यूज टू हो जाते हैं, वो फिर कंडीशन हो जाते हैं कि अच्छा ये इस तरह की फिल्में ठीक हैं। तो एक तो वजह ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा ये कि फिर जब जाहिर है फिल्में बननी शुरू हुई, लोगों ने उनको सराहना शुरू किया, तो जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने भी एफर्ट की। और फिर वो वाली बात जो आप शुरू में कर रहे थे कि मेटाफर्स और इस तरह की चीज़ें, तो ईरानियन फिल्मों में मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि उसमें बहुत सारे कहना चाहिए कि हिडन पहलू नज़र आते हैं। उनकी फिल्मों में बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। शायद पहली व्यूइंग में आपको शायद फील नहीं होगा, दूसरी या तीसरी व्यूइंग में आपको चीज़ें रिवील होनी शुरू होती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि वहाँ के फिल्म मेकर का कमाल है कि बावजूद वो पाबंदियों के, वो ढके छुपे अल्फाज में या किसी मेटाफर के थ्रू वो बातें कर जाता है जिसको बज़ाहिर गवर्नमेंट ने मना किया अच्छा, हुआ कि इसमें अजमल मैं थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहूंगा आपको कि जो हम बात कर रहे हैं पोस्ट रेवोल्यूशन और प्री रेवोल्यूशन की, कि 79 से पहले और 79 के बाद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्री रेवोल्यूशन सिनेमा में भी, जबकि पाबंदियां ज्यादा नहीं थी और बहुत शाह का दौर था और वहाँ बहुत ओपन था, लेकिन ऐसी ऐसी क्लास मूवीज हमें देखने को मिलती हैं जो हर किस्म की तबकाती हैं। वो एक एलिटिस्ट फिल्में भी बन रही थी और बिल्कुल लोअर क्लास की भी फिल्में बन रही थी, लेकिन उनमें भी वो लेयर्स वाली जो बात आपकी है वो रही। ये नहीं कि आफ्टर रेवोल्यूशन आप पाबंदियों में आप ढूंढ रहे थे अपनी जहदें कि हम बात कह जाएंगे और हो भी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि
उनकी शायद ट्रेडिशन ऐसी रही है, लिटरेचर की भी और अदब की भी और सराउंडिंग की भी, जिसपे उसको इनकरेज किया है कि वो फिलोसॉफिकल वे में अपनी फिल्म को पेश करे और फिर देखने वाले उसे सराहते भी हैं। शायद उनका, मुझे लगता है उनके अदब का बहुत बड़ा असर है उनके लोगों पर, उनकी आवाम पर, जिसकी वजह से फारसी अदब ने उनको रागिब किया फिल्म की तरफ, फिल्म बीनी की तरफ, कि वो उस तरह की फिल्मों को सराहें। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि रेवोल्यूशन से जो पहले की फिल्में, उसमें बिल्कुल कमर्शियल टाइप की फिल्में भी बनती थी, और ये जिस तरह की फिल्मों की आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी मास्टरपीस किस्म की उनकी आर्ट फिल्में भी बनती थी। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि ईरानी अदब की, उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी जो फिल्में इस तरह की बनी शुरू हुई, जिसे ईरानी न्यू वेव भी कहा जाता है, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं, शायर हैं, राइटर हैं, पोइट्स हैं, वो फिल्मों के अंदर आए, उन्होंने फिल्मों के साथ इन्वॉल्व होके तो वो कंटेंट क्रिएट किया जिसकी आप बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी शुरू में लोग तो फैज रही है फिल्मों में, लेकिन उनको बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली, उनको बहुत ज्यादा कोई विद इन फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा सराहा नहीं गया। तो जो हैक किस्म के राइटर हैं, जो बिल्कुल ही आप समझ लें कि कमर्शियल फार्मूला, जिस तरह सर ने बात की थी, फार्मूला कहानियां बनाने वाले, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई कि भाई इसके एक तो बहुत ज्यादा समझना नहीं पड़ता इसकी बात को, और फिल्म जो है वो फिल्म भी बन जाती है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री के अपने लोग हैं, उन्होंने कभी बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं किया हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो पोएट्स हैं, उनको कि आप कोई कंटेंट हमारे लिए लिखें या पेश करें। जबकि ईरान में ऐसा होता रहा है। वही आपकी बात के उनका अपने अदब के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग रहा है शुरू से। अच्छा, मुझे उमर, मैं आपकी तरफ आऊंगा और मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए, रियासत का एक बहुत बड़ा हाथ होता है अपने किसी भी सिनेमा को ऐसे और दूसरे आर्ट्स को इनकरेज करने का, और रियासत ही जो है वो ट्रेन भी करवाती है, वो सेलेक्ट भी करवाती है। और ईरान में किसी हद तक ये रहा कि वो रियासत का हाथ रहा, उन्होंने इस तरह की फोरम बनाए जहाँ लोगों ने उनसे फंड्स लेकर फिल्म की। तो फिल्म एक आसान काम नहीं है, ये पेंटिंग नहीं है, ये कैनवस नहीं है, ये एक मूविंग पिक्चर्स है और अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नीशियंस एंड एक क्रू का हाथ होता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में की रियासत ने, रियासत पाकिस्तान ने, जो कि एक बड़ा सेंसिटिव सवाल है, कि शायद ये क्या किस रियलाइज ही नहीं किया कि फिल्म एक बहुत बड़ा टूल है प्रोपेगेंडा का, कि वो अवाम को उसके साथ जोड़ के रखते। और मुझे लगता है कि वो तो मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे जो मैं अपने बचपन में, मैं 80 की दिहाई में मैं अगर बात करूं, बिल्कुल मुझे याद पड़ता है कि लेट 80s में जब मैं कॉलेज जाना शुरू हुआ, तो मैं फुटा मार के फिल्म देखने चला जाता था। तो वहाँ एक क्राउड फुल भरा होता था, और वो अल्फला और प्लाजा सिनेमा में मैं हम फिल्में देखने जाया करता था। तो मुझे याद है कि खचाखच, और बाहर हमें लाइनें लगानी पड़ती थी वो 10 रुपए का टिकट जो आगे लेने के लिए। तो मुझे तो अब वो जब मैं गुजरता हूँ अल्फला के आगे से, या प्लाजा, अल्फला तो खत्म ही हो गया, प्लाजा के आगे से, और उसकी बड़ी हिम्मत है कि वो आज लेकर बैठा हुआ है सिनेमा, तो सिनेमा भी डिवाइड हो गया और लोग भी टूट गए। तो क्या रियासत ने ये किरदार अदा किया? सर बिल्कुल, जहाँ तक अब अभी बात भी कर रहे थे ईरानियन सिनेमा की, मुझे ये लगता है कि जहाँ पे भी फिल्म ने ग्रो किया है, जिस रीजन में भी फिल्म ने ग्रो किया है, उसमें फिल्म ग्रो ही तब किया जब आपकी स्टेट ने उसके लिए कुछ काम किए हैं, उसके बारे में सीरियसली सोचा है। ईरान में हामनी इनकलाब के बाद हामनी जो इटसेल्फ जो लीडर, ईरान का लीडर था, उसने बहुत तवज्जो दी फिल्म के ऊपर। उसको लगा कि हम अगर इस टाइप की फिल्म बनाएंगे, वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिबेट है कि क्या उसने ठीक किया या नहीं ठीक किया, क्या उसको कमर्शियल सिनेमा की भी इजाजत देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, ये एक अलग डिबेट है, इस पर हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन उसको लगा कि फिल्में बननी चाहिए, और ऐसी जो फिल्म्स हैं वो उसके अपने विजन को आगे लेके जाएंगी, जो उसका अपना विजन है हामनी का। इसी तरह से जब रशियन सिनेमा आया, रशियन सिनेमा जिस तरह से बूम लिया रशियन सिनेमा ने, वो रशियन सिनेमा का भी बूम इसलिए था क्योंकि उनके लीडर्स को लगा था कि ये फिल्म एक ऐसा टूल है जो प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज हो सकता है। सेम लाइक हॉलीवुड, अमेरिकन ने भी ये किया। उनको लगा कि फिल्म से बेहतर प्रोपेगेंडा टूल कोई नहीं है। अगर वो दुनिया की वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं तो उनको बताना पड़ेगा, उनको अपनी फिल्म के थ्रू बताना पड़ेगा कि वो वर्ल्ड पावर है।
अदरवाइज किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो वर्ल्ड पावर है। राइट नो चाइना इतना कंसर्न्ड है अपनी फिल्म के बारे में, इसलिए आप देखें तो अगर मैं बल्कि कल ही मैं फिल्म देख रहा था, सो लॉन्ग माई सन उस फिल्म का नाम था, चाइना की अभी इस साल की फिल्म है, अमेजिंग फिल्म। और मैंने अभी चाइना की लिस्ट निकाली फिल्म्स की, उसमें वो 10 उनकी साल की बेस्ट फिल्म्स हैं वो जो कम्पीट कर रही हैं बेहतरीन जगहों में। चाइना अब इन्वेस्ट करना शुरू हो गया, उसको पता है कि अगर उसकी गवर्नमेंट को पता है कि अगर उन्होंने सुपर पावर बनना है तो उनको इस थ्रू से आना पड़ेगा, अदरवाइज वो सुपर पावर। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर एक जगह पे फिल्म चली वहां पे ही है जहाँ पे स्टेट को लगा है कि ये एक ऐसी चीज है, या फिर मेजोरिटी को यहाँ पे लगा है कि यार ये जो काम है इस पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो वो आगे जाएगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पहले इसके बारे में सोचा नहीं गया, जब इसके बारे में सोचा जा रहा था तब एकदम से रजीम आ जाते हैं, ज़िया जैसे रजीम आ जाते हैं, ज़िया जैसे लोगों के, और उसके बाद से उन्होंने फिर फिल्म को स्नप कर दिया और उन्होंने फिर फिल्म पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी और लोगों को अंदर जाना। उसके बाद बीच में एक और वेव निकल गई मोला जट टाइप फिल्म्स की, वो वेव वो एक तरफ वो वेव चल रही थी, ऊपर से स्नप किया जा रहा था एक तरफ, और मिल मिला के इवेंचुअली आपको एक एंड में एक ऐसी शेप नजर आई फिल्म्स की कि जब इजाजत भी दी गई तो दूसरी फिल्में ने परवान चढ़ सकी। अभी तक आपकी देखें कि आपकी गवर्नमेंट यानी अभी कि तक आप उमर कहना चाहते हैं कि न्यू वेव के बाद पाकिस्तान में जट वेव जो है वो मुतारिफ करवाएगी, और हम इसको जट वेव कह सकते हैं जी। आज नई हमें तहरीक पता हुई जट वेव, तो बिल्कुल हम जट जट वेव, वेव में हाँ हमें तो गुज्जर ये और वगैरह आ जट जाता काफी गुज्जर लंबी चलेगी, गुज्जर वेव, हाँ जी। तो ये जब ये वेव चली है गुज्जर एंड जट वेव। तो आप ये देखें कि अभी हम 2020 में बैठे हैं जहाँ पे दुनिया का हर मुल्क का सिनेमा एक से बढ़ के एक, आप बात करें ईरान की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, आप फ्रेंच की बात करें, इटालियंस की बात करें, इवन लैटिन कोरियंस की अमेरिकन बात क्या करें, लैटिन अमेरिका की, थाई सिनेमा इतनी आला फिल्में बना रहा है, इसकी बात नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ की बात करते हैं तो अभी तक हमारे यहाँ पे कोई फिल्म की पॉलिसी नहीं है, किसी को नहीं पता कि एंटरटेनमेंट टैक्स कितना है। 40% एंटरटेनमेंट टैक्स ले जाते हैं ये, आपके फिल्म मेकर की जेब में क्या आना है उस पे भी कोई पॉलिसी नहीं है। कभी बैठे नहीं आज तक फिल्म पे कि हमने फिल्म को सीरियसली काम करना है इस पे। आपका हालांकि इंडिया ने फिल्म के ही थ्रू उनके वहां पे इतना टूरिस्ट इकट्ठा कर लिया, उन्होंने इतनी मतलब उन्होंने दुनिया का इमेज चेंज कर दिया है सिर्फ और सिर्फ फिल्म के थ्रू। वरना मैं हालांकि हमारी अक्सर ये लॉग जो ये जाहिर है ये इंडियन लोग भी सुना करेंगे इसको इंशाल्लाह, और वो हमारे भाई हैं और वो बड़े मोहतरम है, लेकिन मैंने अक्सर इंडियंस को अमेरिकन को या दूसरे मुल्कों को कहते सुना है कि वो सबसे बुरी कंट्री जो उन्होंने विजिट किया था ना वो इंडिया थी। लेकिन वो चले गए वहां पे, वो इसलिए चले गए क्योंकि वहां पे उनकी सिनेमा ने उनको इस तरह से हाइप क्रिएट कर दी है जो कि उनका एक इमेज चेंज कर दी है। तो डेफिनेटली सिनेमा सिनेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कोई बैठने को तैयार नहीं पाकिस्तान में इसके ऊपर, जिसकी अभी लेकिन ये लास्ट 3-4 मिनट रह गए, मैं चाहूंगा कि अजमल आप काइंडली इसको रैप अप करें अपनी इसमें कि हमें क्या अब इस वक्त मौजूदा फिल्म बीनी का लिहाज मुझे लगता है कि अब पॉपकॉर्न फिल्म बीनी रह गई है, और जो निचला तबका था, जो अवामुन नास थी, जो एक आम मजदूर था जो सारा दिन मेहनत करता था और शाम को जाके वो एंटरटेनमेंट उसके लिए थी, वो बेचारा आज उसके लिए उससे छीन लिया गया वो सिनेमा और उसको नहीं दिया गया, और जो कि बहुत जरूरी था कि उसका उसके साथ जुड़े रहना और उस सिनेमा का जो इम्पैक्ट है वो लेना। चले जट और गुजर वे भी बहुत, हम उसको भी बड़ा करते हैं कि उसने किसी तक आखिरी दमों पे काम तो किया। तो मुझे तो लगता है कि जो असल आवाम जो कि हमारी 80-85% है वो तो महरूम हो गई सिनेमा से। जी वो आपकी बात सही है। ये जो आपको आजकल सिनेमाज नजर आते हैं मल्टीप्लेक्स और इस किस्म के जो सिनेमाज निकले हैं सिनेमाघर, वहाँ पे जो फिल्में दिखाई जाती हैं और जो फिल्में आजकल बन रही हैं पाकिस्तान में, आपको ये देखने को लग रहा होगा कि थोड़ी सी शायद इम्प्रूवमेंट आ गई है। उसमें कंटेंट थोड़ा सा बेहतर हो गया है, और जिस तरह के आप वो गुजर सिनेमा की बात करते थे वो वाली चीज़ कम हो गई है। लेकिन ये दोनों तरफ है। ये उन्होंने जो फिल्में बनानी शुरू की ये मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए और अपर क्लास ऑडियंस के लिए, जो इन सिनेमा घरों में जाके वो टिकट अफोर्ड कर सकती है। मतलब जो गरीब आदमी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 600 का या 1000 रुपए का तो टिकट नहीं खरीद सकता, ठीक है ना, वो तो उसके लिए उसकी तो रीच से बाहर है। तो इसलिए जो क्लास जाती है उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए मुझे लगता है कि फिल्मों में भी थोड़ी सी वो बेहतरी कंटेंट वाइज आनी शुरू हो गई है। वो जिस क्लास की आप बात करें, जो मजदूर तबका है, वर्कर क्लास जो है, उनके लिए कहीं कहीं वो फिल्में अभी भी बनती हैं। आप अगर अंदरून शहर चले जाएं, जो हमारे पुराने जो सिनेमा घर वगैरह हैं, वहाँ पे आपको अभी भी उस तरह की वो फिल्में नजर आती हैं जिसमें एक हीरो जो है वो खड़ा होता है गंडासा लेके, और उसके साथ कोई औरत खड़ी होती है हीरोइन के तौर पे,
तो आपको पता होता है कि इस फिल्म का कंटेंट जो है वो किस किस्म का होगा। तो वो फिल्में अपनी जगह बनी, लेकिन वो कम हो गई हैं। ज्यादा जो अब फोकस है मीडिया का वो इन तरह ये जो हमारे सिनेप्लेक्स टाइप अच्छा, की जो जगह कंटेंट एक बड़ा 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 सेंसिटिव कथा कलामी, माफ क्योंकि हमारा प्रोग्राम तकरीबन खत्म पर है, हमारा जो जो टाइम हमें ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। इस पे हम पूरा काम करेंगे कि जो टेस्ट डेवलप करवाया जाता है या टेस्ट डेवलप हो जाता है। कि जो हम गंडासे पे लगा दिया है तो कौम गंडासा देखना शुरू हो गई, और 60 की दिहाइयों में जिस तरह की फिल्में बन रही थी वो हर किस्म की फिल्म देख रहे थे, यही लोग देख रहे थे, हमने उनको किसी और तरफ लगाया। और ये इसकी क्या वजह थी, इस पे पूरा हम प्रोग्राम करेंगे। मैं आप सबका दोनों का बहुत शुक्रिया, मैं क्यों शुक्रिया अदा करूंगा, सब लोग देखने वाले बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मैं तो करूंगा ही, और मुझे मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। हमारा एक फेसबुक पेज है फिल्म बीनी के नाम से, उसको जरूर लाइक कीजिएगा, हम इस पे पंच कर देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आएंगे और नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी सिर्फ आगाज था फिल्म बीनी। इंशाल्लाह हम कोई ना कोई एक सिनेमा के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत और शुक्रिया आपका। सर मैं एक बात कहना मेरी चाहता हूँ तरफ से, रजा ज़ैदी की तरफ से, अजमल की तरफ से, और सर उमर कुछ उमर सईद कहना की तरफ से। सर मैं एक जी बात जी कहना प्लीज। चाहता हूँ, कि ये सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए, कि ये हमारे जो सेशंस हैं ये यूट्यूब पे और फेसबुक पे इंशाल्लाह लाइव जाएंगे प्रॉब्ली 1-2 हफ्ते तक। और उससे पहले हमारे जो सेशंस हैं ये रिकॉर्डेड हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम फिल्म के बारे में बड़ी सीरियस और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। और हम तीनों जदी साहब माशाल्लाह सारे बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट जाती रहे और आपको पता चलता रहे कि, और हम हमारा जो हम हर इतवार को हम इसको ये सेशन जो है अपलोड किया करेंगे अपने फेसबुक पे और अपने यूट्यूब पेज पे फिल्म बीनी के नाम से। तो आप को ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हमारी अपडेट जाती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ओके, ओके अल्लाह सर। हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।